गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोर्स ऑफ मुग़ल हिस्ट्री के अंतर्गत उन ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जो कि हमारे बाबर और हुमायूं के शासनकाल से संबंधित हैं के बारे में समझा और जाना था। और इसी क्रम को आज बढ़ाते हुए आज हम अकबर, जहांगीर और शाहजहां औरंगज़ेब की शासनकाल के उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाओं के बारे में समझेंगे जिनका मध्यकालीन मुग़ल इतिहास के निर्माण एवं लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे पहले एक नज़र में हम अकबर और जहांगीर, शाहजहां औरंगज़ेब के समय की रचनाओं को एक नज़र में समझेंगे, फिर उसको ब्रॉड फॉर्म में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अकबर की शासनकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं हैं अकबरनामा, आईने अकबरी, मकतूबात अल-अमी और तबकात अकबरी, मुंतखाब व तवारीख, रुक़यात अबुल फ़ज़ल। और अब आगे बात करते हैं। जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण रचना है तुजूक जहांगीरी। और शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण रचना है पातशाहनामा। नाम तीनों अलग अलग हैं नाम तीनों के एक हैं बट इनके राइटर अलग अलग हैं। अमन सालेह, तारीख़ शाहजहानी, चार चमन, ये हमारी शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आलमगीरनामा पहले की तरह सेम नाम है, राइटर अलग अलग है। वाक़यात आलमगीरी, खुलासत तवारीख़, मुंतखाब उल-लुबाब, फतूहात आलमगीरी, नुक्स दिलखुश, मासरे आलमगीरी, ये सारी हमारी औरंगज़ेब से के शासनकाल से संबंधित ऐतिहासिक रचनाएं हैं जिनका मध्यकालीन मुग़ल इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बात करते हैं अकबरनामा की। अकबरनामा इस ग्रंथ की रचना हमारी बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फ़ज़ल ने फ़ारसी भाषा में की थी। क्लियर है। अकबर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुग़ल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। अब एक बात नोट करने वाली बच्चों कि यहाँ पे अमीर तैमूर का नाम क्यों आया है। तो एक छोटी सी बात ये है, हमारे जो मुग़ल हैं, मुग़ल बेसिकली पितृपक्ष से हमारे तैमूर लंग के और मातृपक्ष से चंगेज़ खां के वंशज हैं क्या। और इस कारण इन्हें तिमूरी और मुग़ल भी कहा जाता है। तो एक तरीके से हमारा ये तैमूर लंग ये हमारे बाबर के पिता इसी वंश से थे। इस कारण हम इस ग्रंथ की शुरुआत अमीर तैमूर से करते हैं और हुमायूं के शासनकाल तक के मुग़ल शासकों के इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है इसके पहले भाग में। और अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के बादशाह अकबर के इतिहास को दिया गया है। नोट डाउन कि इसमें 1605 में अकबर की अतिसार से मृत्यु हो गई थी। तो 30 साल पहले लगभग 16 से 2 तक का के समय की इसमें घटनाओं का वर्णन किया गया है। अकबरनामा को तैयार करने में अबुल फ़ज़ल ने फ़ारसी भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों की सहायता ली, जिसमें तुजूक बाबरी, हुमायूं नामा, ताज़कीरातुल वाक़ियात, ताज़कीरात हुमायूं और अकबर तथा तारीख़ रसीदी प्रमुख थे, जिनका हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और अब बात करते हैं बाबर के काल के इतिहास को लिखते हुए उसने उसके चरित्र, व्यक्तित्व, युद्ध शैली, विद्वता, अपने मित्रों रिश्तेदारों के बारे में उनके प्रति व्यवहार आदि का विवरण दिया है। इसी प्रकार तुजूक बाबरी की अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास किया है। उन्होंने हुमायूं की कठिनाइयाँ, उनके रिश्तेदारों भाइयों के साथ उनके संघर्ष के साथ संबंध, शेर शाह के साथ उसके संघर्ष, भारत छोड़ने और दिल्ली को फिर से जीतने पर विस्तार से वर्णन किया है। और इस एक बात और नोट करने वाली बात है, बाबर ने पहली बार अपनी जो भी संपत्ति थी वो अपने पुत्रों में वसीयत की थी। ये
ये मुग़ल काल की एक अनोखी बात थी, जो कि बाद में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं बन गया, जिसके कारण हुमायूं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इसी दौर में उसे शेरशाह के साथ संघर्ष भी करना पड़ा और पराजित होने के बाद उन्हें भारत छोड़ना भी पड़ा और फिर वापस आकर नए सिरे से भारत विजय, फिर अकबर का जन्म, ये सारी घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से आगे हुई। अब बात करते हैं सम्राट अकबर के बारे में। उसका वर्णन विस्तृत है। उन्होंने अकबर के सैन्य अभियानों, उनकी विभिन्न नीतियों और कारणों परिणामों पर पूरी तरह से प्रकाश डाला। अकबर के दोस्त होने के नाते उन्होंने उनकी भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं, उनकी परिस्थितियों को ठीक से समझा और उन्होंने प्रभावशाली भाषा में वर्णित किया। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, घर में हमारे परिवार वाले, हम जब दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हमारे हर एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं। उसी तरह जब बाहर हमारे जो भी इमोशंस हैं, हमारे एक्सप्रेशन है, जो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वही समझ सकता है। जो हमारे हर दिन के अनुभवों को, हर समय के अनुभवों को समझता है, जिससे हम घंटों घंटों बात करते हैं, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो वो हमारे पल पल की स्थिति से अपडेट होता है। तो वो हमारी स्थिति को बहुत अच्छे से जज कर पाता है, हमारी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकता है, हमारी भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है। ऐसी स्थिति थी हमारी अबुल फजल की, जिसका अधिकांशतः समय अकबर के साथ बीतने के कारण उसकी भावनाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो क्यों लेता है और उसके पीछे उसके क्या कारण रहे, उसकी कौन सी मनोदशा रही होगी, इसको बहुत अच्छे से वो समझता था, जिसके कारण उनका यह रचना काफ़ी प्रभावशाली बन पाई है। क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों कि जब हमारा फ्रेंड होता है तो हम उसकी हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को दबाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अपने राजा को बेस्ट दिखाने के लिए कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के व्यक्त कर दिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाती है, बट ऑल ओवर हमारे मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करते हैं आईने अकबरी की। ये हमारी अकबरनामा का तीसरा भाग है और इस पुस्तक के भी 3 भाग हैं और यह भी अबुल फजल द्वारा फ़ारसी में ही लिखी गई है। इसमें अबुल फजल ने अकबर के नियम प्रबंधन, कानून, नियम आदि का वर्णन किया है। इसमें अबुल फजल ने शाही टकसाल, मुद्रा प्रणाली, शस्त्रागार, हरम प्रबंधन, शाही नौकरानी, अदालत के नियम, सम्राट की दिनचर्या, सैन्य और नागरिकों का वेतन, अधिकारी, न्याय, राजस्व प्रणाली, राज्य की आय व्यय के साधन, अकबर की नैतिक नियम, दीन इलाही के उद्देश्य और सिद्धांत, विदेशी आक्रमण, विदेशी यात्री और विभिन्न मुस्लिम संत और संप्रदाय, हिंदू विद्वान और दर्शन आदि के बारे में बताया है। इस प्रकार हमारे जो दीन इलाही आईने अकबरी है, राजनीतिक ही नहीं लेकिन कह सकते हैं आईने अकबरी हमारा सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही नहीं बताता, अपितु शासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला आदि का भी वर्णन करता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा आईने अकबरी को शासन, सभ्यता और संस्कृति की जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। ठीक बच्चों, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। मकतूबात अल्लामी, ये भी अबुल फजल द्वारा फ़ारसी भाषा में ही लिखा गया है। बेसिकली ये पत्रों का संग्रह है, जिसने पहले भाग में उन पत्रों का संग्रह है जो अकबर की ओर से अबुल फजल द्वारा तैयार किए गए और भेजे गए। बेसिकली ये एक प्रशासनिक पत्र होते थे जो कि अपने अमीरों को संबोधित करने के लिए तैयार करवाए जाते थे और भेजे जाते थे। दूसरे भाग में उन पत्रों का संग्रह है जो अबुल फजल ने अकबर या अन्य सामंतों को लिखी, और तीसरे भाग में विभिन्न विषयों पे अबुल फजल द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मुंतखाब उत तवारिक। मुंतखाब तवारिक के लेखक हमारे अबुल कादिर बदायूनी हैं। बदायूनी नाम इनका बदायूं में रहने का कारण पड़ा गया ये ग्रंथ भी। और एक बात नोट करने वाली बात है, मुग़लों ने राजकीय भाषा फ़ारसी रखी थी, सो सारी रचनाएं हमारी बेसिकली फ़ारसी भाषा में ही थी। और अब्दुल कादिर के बारे में एक बात और है कि ये हमारे
अबुल फज़ल फैज़ी और हामिद नागौरी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बट इन और मुग़ल दरबार में ये इमाम पद पे भी रहे, परंतु ये धार्मिकों से थोड़े से कट्टर थे। सो ये अबुल फज़ल से थोड़ा सा ईर्ष्या भी करते थे। तो कुछ और अकबर की कुछ धार्मिक नीतियों को भी वो पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी लिखी जो मुग़ल के शासनकाल में तो उन्होंने गुप्त ही रखी, जिसे बाद में उन्होंने अपनी रचना में शो किया। सो बात करते हैं, कह सकते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी एक तरह से आलोचक थे, और इस कारण उनकी इस आलोचनात्मक रवैये के कारण हम अबुल फज़ल की रचनाओं को और उनकी रचनाओं को कंपेयर करके अकबर की समय की शासन व्यवस्था को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं मुंतखब तवारीख की। इस पुस्तक में गजनवी वंश से अकबर के 40वें वर्ष तक का इतिहास है, क्लियर है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन से हुमायूं के स्वर्गवास तक की घटनाओं का वर्णन है, और द्वितीय भाग में हमारी अकबर से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। तृतीय भाग में हमारे आलिमों, सूफियों, विद्वानों का वर्णन है, क्लियर है। और बदायूनी के बारे में व्यंग्यात्मक शैली बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया था अपनी पुस्तकों में। इस शैली में बदायूनी ने मोहम्मद तुगलक गजनवी तुगलक वंश के ही थे दूसरे शासक, महत्वपूर्ण शासक। उनके संदर्भ में लिखा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। हालांकि जब आप सल्तनत काल पढ़ेंगे तो मुग़ल तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, उनकी अभियान नीतियों के बारे में पढ़ा होगा, बट आप जब इससे बहुत ही ब्रॉड फॉर्म में मोहम्मद तुगलक के किए गए कार्यों को, कुछ एकाध कार्यों को छोड़ दिया जाए, बट कुछ कार्य बड़े इनोवेटिव थे जो आज के युग के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन माने जाते थे। बट युग का अंतर है, लोगों की समझ और दृष्टिकोण का अंतर है, बट कुछ काम मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी इनोवेटिव किया, और अगर इस पर काफ़ी रिसर्च किया जाए तो बहुत कुछ नया मिलेगा। बट तत्कालीन जो भी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन हुआ, मोहम्मद तुगलक के बारे में पूरी बातें खुल के नहीं बताई गई। अगर सही से इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और काफ़ी रिसर्च किया जाए तो हमें बहुत सी नई बातें इसके बारे में जानने को मिलेंगी जो काफ़ी उपयोगी भी है। और अब बात करते हैं मुंतखब तवारीख के आगे। उसने अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला जिसकी अबुल फज़ल ने अवहेलना कर दी थी। यहाँ बात मैंने कहा था ना कि हमारे अब्दुल कादिर बदायूनी अबुल फज़ल से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था उनका, तो इसी के कारण उन्होंने अबुल फज़ल चूँकि अकबर के मित्र थे तो कुछ चीज़ें जो उस समय काफ़ी आलोचना का सामना कर रही थी उस विषय पे अबुल फज़ल ने तो पॉजिटिव वे में लिखा, बट उसी के विषय में हमारे अब्दुल कादिर बदायूनी क्योंकि वो आलोचक थे अबुल फज़ल के, तो उन्होंने कुछ जो चीज़ें उस समय आलोचना का विषय थी उसको भी अपनी रचनाओं में शामिल किया। उदाहरण के तौर पर अबुल फज़ल ने महज़रनामा की घोषणा की कोई उल्लेख नहीं किया, वहीं बदायूनी ने इस घोषणा का विस्तार से वर्णन किया। तो हम कंपेयर करके हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे रुक़यात अबुल फज़ल की। वास्तव में ये व्यक्तिगत पत्रों का संकलन मात्र था। इसकी रचना भी नाम से ही क्लियर है, अबुल फज़ल ने की थी। भाषा हमारी फ़ारसी क्योंकि राजकीय भाषा थी। इस संकलन में अबुल फज़ल के मित्रों और अन्य समकालीन लोगों के ऐसे पत्रों का विवरण प्राप्त होता है जो अबुल फज़ल को संबोधित करके लिखे गए थे। अतः इन संकलन से कई महत्वपूर्ण समकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के दृष्टिकोण का वर्णन प्राप्त होता है। अब बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, दो फ्रेंड एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हम अपने हर दिन की जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं हम लोग मैसेज के थ्रू अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं। और कभी कभी छोटी हो, चाहे वो गंभीर बात हो, चाहे वो साधारण बात हो, उन सब को एक दूसरे से हर दिन परिचित कराते रहते हैं। मैसेज करें, जैसे कोई बड़ी बात हो गई तो तुरंत फ़ोन कर लो और तुरंत अपडेट कराओ।
और कोई बहुत बड़ी बात है तो हम मैसेज कर देते हैं और अपडेट कराते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने मित्र को जानकारी देते रहते हैं। चाहे ये साधारण स्तर पे बात करें तो मित्रों की करें, और इसी तरह दो प्रशासनिक व्यक्ति जब किसी विषय पर बात करते हैं तो फ़ोन मैसेज ये तो आज के तरीके हैं, फैक्स कर दिया ये आज के तरीके हैं। बट पहले के ज़माने में सब हुआ नहीं करते थे, तो पत्रों का ही यूज़ किया जाता था। तो हर पल की घटनाएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसे पत्र के माध्यम से एक दूसरे को अपडेट किया जाता था। तो इस पत्रों से का अध्ययन से भी हमें तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय कौन सी घटनाएं थी, कौन सी ऐसी वजह थी जो चिंता का विषय थी, तो इन सब के बारे में भी जानकारी इन पत्रों के माध्यम से मिल जाती है। तो अब आगे बात करते हैं तबकाते अकबरी की। इसकी रचना हमारे निज़ामुद्दीन अहमद जी ने की थी और एज़ यूजुअल ये भी फ़ारसी भाषा में है। तबकात अकबरी ग्रंथ के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 9 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में एक क्षेत्र का इतिहास है। जो ये क्षेत्र हैं दिल्ली, गुजरात, मालवा, दक्कन, बिहार, जौनपुरी, सिंध, मुल्तान और कश्मीर। क्लियर है। और पुस्तक के आरंभ में एक प्रस्तावना दी गई जिसमें 1887 तक गजनवी का इतिहास दे रखा है। ग्रंथ के अंत में एक उपसंहार है जिसमें साम्राज्य की लंबाई और चौड़ाई तथा विभिन्न शहरों की प्रमुख नगरों का उल्लेख है। तो इस तरह से कितना इम्पोर्टेंट हो गया। एक तो उस समय के क्षेत्र थे, उनकी स्थिति क्या थी, लंबाई चौड़ाई कैसी थी, वातावरण कैसा था, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, क्या व्यवस्थाएं थी, और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, कैसा एनवायरनमेंट था वहाँ का। ये सारी छोटी छोटी बातें ये हमें इसके माध्यम से पता चल जाती है। साथ ही हमें गजनियों का इतिहास भी पता चल जाता है। साथ ही साथ मुग़ल साम्राज्य का उस समय लंबाई चौड़ाई तथा विभिन्न प्रमुख शहरों की जानकारी भी हमें मिल जाती है। तो आगे बात करते हैं तुजुक जहांगीरी की। तुजुक जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में है। यह जहांगीर के शासनकाल की राजनीतिक सांस्कृतिक घटनाओं को बताती है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में हमारा बाबर से लेकर हुमायूं तक की घटनाओं को डिस्क्राइब करता है और सेकंड पोर्शन हमारा अकबर के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसका थर्ड पोर्शन हमारा जहांगीर की शासनकाल के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो वहीं पे हमारा इस ग्रंथ में अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है जिसका विवरण हमें अकबरनामा में नहीं दिया गया है। और अबुल फजल ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए अबुल फजल ने ग्रंथों में लिखा था राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसका तुजुक जहांगीरी में खंडन किया गया और बताया गया जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो हल्दी का युद्ध तो सबको याद ही होगा जिसमें राणा प्रताप के साथ अकबर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें बताया गया था अकबरनामा में कि उस समय महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी थी, बट ऐसा सच नहीं था। तो इस बात को भी ये तुजुक जहांगीरी के थ्रू क्लियर हो जाता है। सो तीसरा फैक्ट है जहांगीर ने खुलकर अपने गुण दोषों को प्रकाश डाला है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातों को उसने छुपा लिया जिसे वो प्रकट नहीं करना चाहता है। यहाँ गुण दोषों की बात कहा जाए तो उसकी पर्सनल लाइफ बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जहांगीर नशा वशा भी करता था, बट उसने अपने शासनकाल में नशा बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया था। वो जहांगीर अपने पिता के साथ काफ़ी अच्छे संबंध नहीं रहे, बट उसने शासन व्यवस्था में ऐसे नियम कानून लागू किए जो उसे श्रेष्ठ शासक की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को तो उन्होंने हाइड ही रखा, बट अपने नियम जो उन्होंने शासन संबंधी नियम कानून बनाए वो अपने गुणों से बिल्कुल अपोजिट थे, जो शासनकाल के लिए बेहतरीन भी साबित हुए और जिसके कारण कई सालों तक तो पता ही नहीं चला कि शासनकाल जहांगीर चला रहे। और अकबर और जहांगीर के शासनकाल में कोई डिफरेंस ही ना हो सका। तो इस बातों को भी यह ग्रंथ ये रचना रिफ्लेक्ट करती है। सो अब आगे बढ़ते हैं आसानामा की।
यह शाहजहाँ के काल का प्रथम सरकारी इतिहास है, जिसके लेखक हमारे मोहम्मद अमीन काज़नेवी है। तो इसमें काज़बीनी ने शाहजहाँ के 8वें वर्ष के इस ग्रंथ को लिखने का आदेश दिया था तथा 20वें वर्ष में काज़बीनी ने शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों का वृत्तांत लिखकर सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत किया। क्लियर है? तो बेसिकली पास संवरनामा हमारी शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास है। और बाद दूसरे पासनामा जिसकी रचना हमारी अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी, इसमें शाहजहाँ के प्रथम 20 वर्षों की घटनाओं को विवरण दिया गया। तो पहले पासनामा जो कि हमारे मोहम्मद अमीन काज़बीनी ने लिखी थी, उसमें हमारे शाहजहाँ के 10 वर्षों का इतिहास मिलता है, प्रथम 10 वर्षों का इतिहास मिलता है। वहीं दूसरे बादशाहनामा जिसकी रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी, इससे शाहजहाँ के प्रथम 20 वर्षों की शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। और इस ग्रंथ की शुरुआत हमारी तैमूर के समय से होती है। ग्रंथ में शाहजहाँ के समय के प्रमुख अमीरों, राजकुमारों, आलिमों, सूफियों तथा कवियों के बारे में जानकारी दी गई है। ग्रंथ की उल्लेखनीय बात यह है कि राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सामाजिक से तात्पर्य ये है कि शाहजहाँ के समय में जो प्रशासनिक नीतियों को अपनाया गया था, उसके बाद समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा एवं शाहजहाँ के रचनात्मक कार्यों और धार्मिक कार्यों तथा कलात्मक कार्यों, इन सब को भी इसमें हाईलाइट किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पासनामा तीसरी, इस ग्रंथ की रचना मोहम्मद वारिस ने की थी, जो कि अब्दुल हामिद लाहौरी का प्रमुख शिष्य था, जिन्होंने दूसरी पासनामा लिखी थी। इस ग्रंथ की रचना का मुख्य उद्देश्य लाहौरी के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए की गई थी, जिसमें शाहजहाँ के 21वें वर्ष से 30 वर्ष तक की घटनाओं को लिखा गया। तो पहले पासनामा में प्रथम 10 वर्ष, दूसरे पासनामा में हमारे प्रथम 20 वर्ष और तीसरे पासनामा में हमारा 21वें से लेके अंतिम 10 वर्ष, 21 से लेके 30 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं अमन सालेह की। इस पुस्तक के लेखक हमारे मोहम्मद सालेह हैं, जिन्हें शाहजहाँ के संपूर्ण शासनकाल का विवरण दिया है। इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह है, ऊपर जिन ग्रंथों की चर्चा की गई है उसमें शाहजहाँ के सिर्फ 30 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु मोहम्मद सालेह ने शेष 2 वर्षों का भी विवरण दिया है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इस कारण यह पुस्तक शाहजहाँ कालीन घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो क्लियर है, पहले पासनामा में जिसे मोहम्मद काज़बीनी ने लिखी, प्रथम 10 वर्ष की, दूसरी पासनामा जिसे अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी, प्रथम 20 वर्षों की, और तीसरी पासनामा जिसे मोहम्मद वारिस ने लिखी, इसमें अंतिम 10 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। वही अमल सालेह में शाहजहाँ के अंतिम 2 वर्षों का वर्णन मिला है, टोटल 32 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी आप सबको। अब बात करते हैं तारीख़ शाहजहानी की। इस ग्रंथ के लेखक हमारे सादिक खां हैं, जो शाही सेवा में नियुक्त एक बड़ा मनसबदार था। और शाहजहाँ के अंतिम वर्षों का जो इतिहास मोहम्मद सालेह ने ब्रीफ में लिखा था, उससे हमारे सादिक जी ने उन अंतिम वर्षों की घटनाओं को ब्रॉड फॉर्म में लिखा है, हर एक छोटी छोटी बातों को हाईलाइट किया है। साथ ही साथ कार्य कारण सिद्धांत पे अगर कोई घटना हुई तो उसके पीछे क्या सोच थी और उस घटना का क्या परिणाम निकला, उन तीनों बातों को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और समझाने की कोशिश की है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया था, और ये बात इसलिए नोटेबल है क्योंकि हमारे शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस ग्रंथ से ये बात भी हाईलाइट होती है और कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था
तो उस समय शाहजहाँ की क्या स्थिति थी, उसके साथ क्या हुआ था। और हालांकि ये सारी चीज़ें हमारी इस ग्रंथ के थ्रू हाईलाइट हो जाती हैं। और साथ ही साथ इसमें सादिक खान ने शाहजहाँ के दूत के रूप में भूमिका निभाई थी, इसीलिए वो शाहजहाँ के काफ़ी करीब रहा। उसकी मनोदशा, उसकी स्थिति और उसे कहाँ शाहजहाँ को इस उत्तराधिकार के युद्ध के समय उसकी भूमिका क्या थी और उसका क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी वो सही तरीके से क्लियरफाई कर पाता है, क्योंकि वो उस समय शाहजहाँ के पास था और उसके कार्यों को परफॉर्म करा था और उससे संबंधित इतिहास को लिख रहा था। तो हर एक छोटी छोटी बातों को उसने मेंशन किया है कि बाहर उनके भाइयों के बीच क्या, किस तरह की तनातनी थी, किस तरह का माहौल था और कैसी मनोदशा उस समाज की थी और समाज पर इस युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा और उस समय की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब को भी ये हाईलाइट कर देती है। और अब बात करते हैं, साथ ही साथ लेखक ने शाहजहाँ के शासनकाल की समाप्ति के साथ अपने इस ग्रंथ को भी समाप्त कर दिया। शाहजहाँ के 8 वर्षों के बंदी जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली तो उन्होंने शाहजहाँ को नज़रबंद करा दिया था और इस दौरान लेखक एक विश्वास पात्र था और उसका मानना था कि हमें अपने राजा के अच्छे दिनों को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि उनके बुरे दिनों को। यही कारण है कि उन्होंने शाहजहाँ के 8 वर्षों के बंदी जीवन पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला इस इस रचना के माध्यम से। बस उस समय तत्कालीन सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव और इस उत्तराधिकार के युद्ध के जो सकारात्मक और निगेटिव एस्पेक्ट्स थे उनको इसमें हाईलाइट किया और अपने राजा की परिस्थितियों पर हाईलाइट किया। और अब बात करते हैं चहार चमन की। इसके लेखक चंद्रभान जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने शाहजहाँ के समय की महत्वपूर्ण सूचना हमें प्रदान की, जो कि हमारी प्रशासनिक थी और उसके तत्कालीन वरिष्ठ मंत्री जफ़र खां हुए, अफजल खां हुआ, इन सब के बारे में की उपलब्धियों के बारे में बताती है। साथ ही साथ ये शाहजहाँ की दैनिक दिनचर्या के बारे में भी बताती है। इस दृष्टिकोण से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम औरंगजेब और उनकी रचनाओं के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। और उसके बाद हम मुगल काल में आए हुए विदेशी यात्रियों के विवरणों को समझेंगे और उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों को समझेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।